हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। और इससे हमने बायोलॉजी भी कवर कर ली है और फिजिक्स भी कवर कर ली है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आर प्लस यूपी पीसीएस वाली जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। सारे वीडियोस यहाँ यूट्यूब पर दिए जाते हैं, इसलिए जो है अगर आप चाहें, आपका पेड ग्रुप आपको नहीं ज्वाइन करना है तो अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे, चाहे आर ग्रुप डिटेल्स व्हाट्सएप करेंगे तो उसकी डिटेल भेज दी जाएगी। यूपी पीसीएस उस पर मैसेज करेंगे तो वो डिटेल भेज दी जाएगी। यूपी पीसीएस प्लस आर की अगर आप दोनों कंबाइन ग्रुप चाहते हैं तो उस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है कंबाइन ग्रुप वाली पूरी PDF भेज दी जाएगी, जिसमें जो है आपको ये लिखा होगा कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है, आपको ग्रुप में क्या क्या मिलेगा। सभी हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सभी टेस्ट रहेंगे विद एक्सप्लेन आंसर की। और जो PYQ वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो भी आपको उसी में मिल जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। और ये जो है ग्रुप में, इसमें टारगेट वाइज आपका चीज़ें जो है आसानी से कवर हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो खुद भी नोट्स बना सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये चीज़ मैंने कई बार कहा है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है, धातु है, वो कौन सा है? धातु तत्व यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है पृथ्वी पर। जैसे कि आपको पता होगा, जो ऊपर वाली सीमा होती है उसको कहते हैं सियाल। तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है और इसमें जो है एल्युमिनियम तत्व ज़्यादा होता है। तत्व है ये, मतलब धातु तत्व। फिर आगे बात करेंगे, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वैसे ओवरऑल तत्व कौन सा है? यहाँ पे धातु लिखा है, यहाँ पर केवल तत्व लिखा है। तो केवल तत्व लिखा रहेगा तो ऑप्शन होगा जो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, ये धातु नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में तो वैसे तो ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। फिर सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का, यहाँ पे धातु तत्व की बात की जा रही है। वैसे ओवरऑल में ऑस्मियम है, धातु की बात की जाएगी तो सबसे हल्का लिथियम है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था धातु वाले से रिलेटेड पिछले वीडियो में, वो आप फिजिक्स वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें एक इस तरह का एक और क्वेश्चन मिलेगा। द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन, द्रव अधातु तत्व। आगे बात करेंगे, विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसे कहा जाता है? जहाँ पे सबसे आसानी से विद्युत ट्रांसफर होती है, ये चांदी है, सिल्वर है। इसके अलावा सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य तत्व कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा उसको खींचा जाए तो सबसे ज़्यादा तक इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तन्यता मतलब इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो वो है सोना। देखिए, सोना जो है बहुत अगर प्योर रहता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, इसीलिए उसमें कुछ मात्रा मिलाई जाती है, जैसे ज्वेलरी बनाई जाती है, तो केवल सोना उसमें नहीं होता। आगे बात करेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सीजियम है, इसको सबसे क्रियाशील धातु माना जाता है। फिर सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु तत्व में फ्लोरीन आता है। सबसे जो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन ही है। इसकी जो है सबसे ज़्यादा इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये हैलोजन वर्ग में आता है। आगे बात करेंगे, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ये है क्लोरीन। पूरे जो आपका जो आवर्त सारणी होती है उसमें क्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। आगे बात करेंगे, वर्तमान में कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो लगभग 118 अप्रॉक्स जो है ये, क्योंकि अलग अलग तत्व खोजे जाते रहते हैं, उसको फिर से शामिल किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? लगभग 98 तत्व प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कुछ एक दूसरे से वैसे बनाए जाते हैं, कुछ जो है प्रकृति के तत्वों से उत्पन्न होते हैं, तो ये मूल रूप वाले 98 हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कौन से हैं? तो ये 20 हैं अप्रॉक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये गैस की बात की जा रही है, ओवरऑल की मतलब। तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है, इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। फिर तत्व और उसके अयस्क, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन जो है आर में भी और यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। आपने PYQ देखा होगा तो इस तरह से क्वेश्चन मिले होंगे कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो इस तरह से रहता है, उसमें से एक आध एक्स्ट्रा दे दिया गया रहता है। तो एल्युमिनियम के अयस्क में आता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर। यही सब ऑप्शन रहते हैं हमेशा। बॉक्साइट, यहाँ पे अगर आप सूत्र ना भी याद करें तो भी चल जाएगा। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर एल्युमिनियम के अयस्क हैं। आगे कॉपर के भी अयस्क पूछे जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन को टफ बनाना रहता है तो कॉपर के अयस्क पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो कॉमन होता है एल्युमिनियम का होता है। फिर कॉपर का जो है क्यूप्राइट है,
मेलेकाइट है, एजुराइट है, कैल्कोसाइट है, फिर कैल्कोपायराइट है। ये सब कॉपर के हैं। ज़्यादा जो याद रखना है क्यूपराइट। कभी कभी ये सब ऑप्शन में रहते हैं एल्युमिनियम वाले, एक एक्स्ट्रा ये वाला रहता है। आप प्रीवियस ईयर वगैरह देखेंगे तो मिलेगा। जिंक की बात करते हैं। जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट। ये जो है जिंक के अयस्क हैं। कैलामाइन पूछा जा चुका है पहले, किसका अयस्क है? जिंक का। मरकरी जो है ये इसका अयस्क है सिनेबार, मरकरी का अयस्क है सिनेबार। फिर लोहे का तो पूछा ही जाता है, लोहे का जो है हेमेटाइट है, मैग्नेसाइट है, सिडेराइट है, इसके अलावा आयरन पायराइट है और कैल्कोपायराइट है। इनमें से अगर पूछा जाता है कि सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है तो मैग्नेटाइट जो लोहा होता है इसको सबसे अच्छा माना जाता है। ये हमने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, अगर आप ग्रुप में होंगे तो उसमें लास्ट वाले पेज में जहाँ पे तत्व वगैरह लिखे हैं वहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं, उसको देख लीजिएगा कौन सा सबसे अच्छा अयस्क होता है, तो मैग्नेटाइट। फिर सिल्वर की बात करते हैं, इसका अयस्क है अर्जेंटाइट। इसके अलावा नेटिव सिल्वर भी जो है इसी का अयस्क है, अर्जेंटाइट और नेटिव सिल्वर। फिर सीसा का आता है तो सीसा का 2 है, गैलेना और सिरुराइट। ये जो है गैलेना पूछा जा चुका है। आगे बात करेंगे टिन की, तो टिन का अयस्क है कैसीटेराइट। फिर कैल्शियम का है जिप्सम। फिर फ्लूस्पार, यहाँ पे जिप्सम का सूत्र भी याद रखिए क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है। तो CaSO4 × 2H2 कैल्शियम सल्फेट, और ये जो है जब हाइड्रेटेड होता है ये तो इसमें H2O लगा रहता है। आगे बात करेंगे फास्फोराइट। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम के ही अयस्क है, जहाँ जहाँ पे कैल्शियम लगा रहेगा वो कैल्शियम के अयस्क है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट बात करेंगे आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। और आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग निकलता है वो किसके कारण? तो ट्रांसियम के कारण निकलता है, इसकी उपस्थिति के कारण। तो ये अलग से क्वेश्चन बनाया जाता है। प्याज और लहसुन जो होता है उसकी गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर के कारण। कैंसर के इलाज में क्या यूज़ किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। वायुयान निर्माण में किसका यूज़ किया जाता है? तो पैलेडियम का यूज़ किया जाता है। इस तत्व का यूज़ वायुयान के निर्माण में होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोना को सबसे कम अभिक्रियाशील माना गया है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। जो ईटा पर नाचे उससे हम पता लगाते हैं, तो ईटा से ये थॉमसन हो जाता है, T थॉमसन। तो ये इस तरह से हिंदी मीडियम वालों तो ऐसे याद करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इस पर एक निगेटिव चार्ज होता है, द्रव्यमान होता है 9.1095 × 10⁻⁻28 ग्राम। फिर प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने और इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। जो हम कहते हैं ईटा पर में रदरफोर्ड आ जाता है कि रदरफोर्ड ही एक नाम है, लेकिन प्रोटॉन की खोज करने वाले का नाम है गोल्डस्टीन और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। आवेश होता है +1 और जो द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻24। और इसका और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है, द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है। और प्रोटॉन में जो आवेश होता है +1 होता है, न्यूट्रॉन में आवेश जो है 0 होता है। इसकी खोज की थी चैडविक ने। तो तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की ये दोनों नाम याद रखना है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का चैडविक। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली। ये इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की प्रकृति की, इसकी जो प्रकृति होती है तरंग के समान होती है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? तो 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और इसको एक बोस आइंस्टाइन भी एक अलग से जो है एक स्टेट मानी जाती है। इसमें सभी याद रखिएगा, पदार्थ की स्टेट्स कभी कभी पूछी जाती है जब टफ क्वेश्चन बनता है। तो ठोस, द्रव, गैस के अलावा कौन कौन सी होती है? तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। फिर तत्व की बात करें तो एक ही पदार्थ के परमाणु से बने हुए जो समूह होते हैं उनको तत्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 परमाणु है हाइड्रोजन का, तो ये तत्व बन गया, हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। फिर इसी तरह से N2, फिर ऑक्सीजन, फिर Au जो जिसको कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो भी हैं ये सब जो है एक तत्व है। कई सारे परमाणुओं से मिलकर एक तत्व बनता है और कई सारे तत्वों से मिलकर एक यौगिक बनता है। यहाँ पर देखिए यौगिक क्या है, तो कई तत्वों को मिला दिया जाएगा तो यौगिक बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु को जोड़ा गया तो यहाँ पर यौगिक बन गया जो कि है पानी के 2 अणु यहाँ पर बन गए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे यौगिक की बात करेंगे तो निश्चित अनुपात जरूर आएगा। स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि यौगिक में जो 2 तत्व मिले रहते हैं उनका किसी भी अनुपात में होते हैं या निश्चित अनुपात होता है। तो यौगिक में सब चीज़ निश्चित अनुपात में मिलाई जाएगी तभी यौगिक बनेगा।
और इसका उल्टा होता है, यौगिक के उल्टा होता है मिश्रण में। यहाँ पर भी 2 तत्व मिलते हैं मिश्रण में भी, लेकिन किसी भी अनुपात में इसको मिलाया जा सकता है। तो मिश्रण में जैसे वायु में कई सारी गैसेस होती हैं, लेकिन कोई भी गैस की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, वो घटेगी बढ़ेगी तो भी उसको वायु ही कहा जाएगा। लेकिन यौगिक में अगर पानी बनाना है तो इतने अनुपात में ही इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाना पड़ेगा, तभी पानी बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे समस्थानिक की। तो जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये जो नीचे वाला नंबर है ये सब जगह पे बराबर होगा। जैसे ये तीनों जो है आपस में समस्थानिक है, ये दोनों जो है आपस में समस्थानिक है, ये जो है समस्थानिक हो गया। संभारिक क्या होता है? तो इसका परमाणु भार बराबर होता है, ये ऊपर वाला नंबर जो है ये बराबर होगा, तब उसको संभारिक कहा जाएगा। फिर कुछ समस्थानिकों के प्रयोग, ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, मैचिंग में आता है। यूरेनियम 235 का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो चट्टान की आयु का पता लगाने में। इसके अलावा सोडियम 24 का यूज़ रक्त के थक्के का जो जमता है उसका पता लगाने में सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 का रक्त कैंसर नियंत्रण में। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगाने में। कभी कभी ट्यूमर की जगह पे कैंसर लिखा रहता है, क्योंकि ट्यूमर ही जो है कैंसर का भी रूप लेता है, तो आर्सेनिक 74 का यूज़ उसका पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में। फिर फास्फोरस 32 ल्यूकीमिया उपचार में किया जाता है। ल्यूकीमिया में क्या होता है? बायोलॉजी में हमने देखा था, जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तब ल्यूकीमिया होता है। आगे बात करेंगे लोहा, जो है लोहा 59 जो है इसका अरक्तता का पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ समस्थानिक है जिनका प्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। अब आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो ये एक यहाँ पे इसके माध्यम से पढ़ लीजिए। परमाणु को आकार, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाया जाएगा तो आकार बढ़ता जाएगा। वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो ये जो परमाणु का आकार है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे। और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे हम तो इसका आकार जो है वो घटता जाएगा। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और धनात्मकता भी पूछी जाती है, धनात्मकता ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धनात्मकता बढ़ेगी और आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो ये घटेगी। सब उल्टा ही होता है इसमें। आगे बात करेंगे आयनन ऊर्जा। ये नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती है और बाएं से दाएं जाएंगे तो ये बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता और धनात्मकता, ये जरूर याद रखिएगा बस। विद्युत ऋणात्मकता और धनात्मकता, धनात्मकता जो है नीचे जाने पर बढ़ती है, और एक चीज़ याद रखिए बस, ये वाला और ये वाला तो उल्टा कर दीजिएगा बस। तो धनात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी और ऋणात्मकता घटेगी, और इसी का उल्टा होता है यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं। और बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी देख लेते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगेगा और इतना डिटेल में समझाया भी नहीं जा सकता, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। खास करके ये विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये 3 चीज़ें। आगे बात करेंगे हुंड का नियम। ये किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉन युग्मन से संबंधित है, या फिर इसको कहा जाता है अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड के नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अधिकतम बहुलता के नियम के नाम से जाना जाता है। इसमें इसका जो पूरा अगर ये पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक रिक्त कक्षक अवेलेबल रहते हैं, और जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। तो ये इसका नियम है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से कि बहुलता का, अधिकतम बहुलता का नियम किसका है? तो ये है हुंड का नियम। और बात इसमें क्या की गई है? इलेक्ट्रॉन युग्मन की बात की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉयल का नियम क्या कहता है? तो स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कहा जाएगा P प्रोपोर्शनल टू 1/V। V हो गया यहाँ पर आयतन, P हो गया इसका प्रेशर। तो ये वाला सूत्र दिमाग में रखिएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, धनावेश से आता है। अलग अगर कोई चीज़ किसी को दिया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाएगा तो धन आवेश लग जाता है ऊपर। अगर जो दान देता है वो प्लस में रहता है, हमेशा दानी को प्लस में कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, कोई दे रहा है, तो इस पर धन आवेश लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है उस पर ऋण आवेश, वो ऋणी हो गया तो मतलब उस पर ऋण आवेश लग जाएगा। इसको कहते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण में जो है त्याग किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, और अपचयन में ग्रहण किया जाता है। ये कभी कभी स्टेटमेंट इसका बना दिया जाता है एग्जाम में, UPPCC ROR वगैरह में, तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें ऑक्सीकरण भी होता है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों मिक्स हो जाएगा तो उसको रेडॉक्स कहा जाएगा। आगे बात करेंगे सिरका को क्या बोलते हैं? तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। संतरा में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, संतरा और इमली का अलग अलग है। इमली जो है टार्टरिक अम्ल है, संतरा सिट्रिक। फिर टमाटर जो है ऑक्सैलिक अम्ल है, नींबू सिट्रिक अम्ल है। ये संतरा और नींबू जो है एक ही तरह के हो गए, ये सिट्रिक अम्ल वाले।
आगे बात करेंगे दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथोनोइक या फिर फार्मिक दोनों होता है, मेथोनोइक या फिर फार्मिक अम्ल। बिच्छू में जो है मेथोनोइक अम्ल होता है, चींटी के डंक और बिच्छू में मेथोनोइक अम्ल, और लेकिन ज़्यादा ऑप्शन में चींटी वाले में फार्मिक अम्ल ही लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल होता है, और इससे पहले टार्ट्रिक किस में था, तो इमली में था, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। फिर दुर्गंध युक्त मक्खन में जो है ब्यूट्राइक जो है अम्ल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेब में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड सेब में। फिर फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में। आगे बात करेंगे लोहे को साफ़ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, जंग वगैरह हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो H2SO4 और HNO3। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। आगे बात करेंगे अम्लराज क्या होता है, तो अम्लराज में 2 अम्ल मिलते हैं, कौन कौन से, HCl और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में जब मिलाया जाता है तब उसको अम्लराज कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है कितनी मात्रा में होता है, तो 3:1 की मात्रा में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे भस्म क्या है, तो ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसको कहते हैं भस्म। अम्ल से अगर प्रतिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनेगा तब भस्म उसको कहा जाएगा। अब पीएच मान कभी कभी इसको अरेंज करने को आ जाता है कि किसका पीएच ज़्यादा होता है किसका कम होता है, तो समुद्री जल का पीएच यहाँ पर 8.4, रक्त का 7.4, लार का होता है लगभग 6.5, फिर दूध का होता है 6.4 लगभग। कभी कभी एक आध पॉइंट इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए ये लार और दूध जो है हल्का सा अम्लीय साइड में होते हैं, रक्त जो है थोड़ा सा क्षारीय टाइप में होता है। क्षारीय मतलब 7 से ज़्यादा हो गया अगर कोई चीज़ तो क्षार हो गया, और 7 से कम है तो अम्ल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मूत्र का जो है लगभग 6 रहता है, 6 से 7 तक ये वेरी करता रहता है। शराब का 2.8 से 3.8 जो है पूरा ये एसिडिक है, अम्लीय है शराब। फिर सिरका भी एसिडिक होता है 2.4 से 3.4। नींबू जो है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है 2.2 से 2.4 तक लगभग। फिर अम्लीय वर्षा में ये 5.6 से कम ही रहता है, तब मतलब अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जल जो है जब बारिश होती है, अम्लीय वर्षा जब रहती है तो पानी का पीएच 5.6 से कम रहता है, जिससे जो है संगमरमर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। आगे बात करेंगे कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, यहीं पे देख लीजिए। फिर इसका प्रयोग क्या क्या है कास्टिक सोडा का, पूछा जाता है एग्जाम में, तो साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा और कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है NaOH का। फिर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या क्या है, घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में, इसके अलावा जल जो हार्ड रहता है उसको मृदु करने में, फिर पेट्रोलियम को साफ़ करने में, उसका जो शोधन वगैरह किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है CaOCl2। आगे बात करेंगे साधारण नमक NaCl, इसका प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में, अचार का परिरक्षण करने में भी नमक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं NaHCO3, ये पेट की अम्लता दूर करने में यूज़फुल होता है। ये जो सोडा वगैरह है लास्ट में एक जगह पे लिख दिया गया है, उसको आसानी होगी पढ़ने में। फिर है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बारूद बनाने में प्रयोग होता है। जल की कठोरता खत्म करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स यूज़ होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। हरा कसीस क्या है, तो फेरस सल्फेट है, FeSO4 × 7H2। फिर उजला थोथा क्या है, उजला थोथा है जिंक सल्फेट, उजला थोथा कहते हैं जिंक सल्फेट को, ZnSO4 × 7H2O। फिर नीला थोथा क्या है, तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। ये जो H2 लगा ये नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है ये वाली याद रखनी है, इसको हाइड्रेटेड करने के लिए इनका यूज़ होता है। आगे बात करेंगे चूहा मारने की दवा या फिर कृंतकनाशी या रोडेंट नाशी भी लिखा रहता है, तो ये जिंक फास्फाइड जो है ये रोडेंट नाशी के रूप में प्रयोग की जाती है। ये PCS में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने PYQ में भी करवाया था, अगर आपने देखा हो तो यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ा है और ग्रुप में भी भेजा जा चुका है। फिर झूठा सोना किसको कहा जाता है, तो आयरन पायराइड को, FeS2। फिर हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं, तो AgCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, तो प्लेटिनम को। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो क्रोमियम है। प्राकृतिक गैस कभी कभी मेथेन को बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें 80% जो है मेथेन की मात्रा पाई जाती है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन इसमें ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, प्रोपेन की थोड़ा कम होती है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो CO + N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को मिला के प्रोड्यूसर गैस बनती।
फिर यहाँ पे जल गैस है। जल गैस क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिला दिया जाएगा तो जल गैस बन जाएगी। ये दोनों याद रखिएगा। प्रोड्यूसर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन। फलों का मीठा होना किसके कारण होता है, कौन सी शर्करा के कारण, तो फ्रक्टोज के कारण होता है। ये बायोलॉजी में भी हमने देखा था। फिर किस गैस की गंध सड़े अंडे के जैसी होती है। अक्सर 12th वगैरह में अगर आपने एक्सपेरिमेंट इसका किया होगा तो एक दिन ऐसा दिन आता था जिस दिन अंडे की जैसी खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी लैब में। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। किस गैस की, जो गैस की गंध जो है अंडे की छिलके की जैसी होती है, अंडे की जैसी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर चूने के पानी को दूधिया क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बनाता है। फिर अमोनिया बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो हैबर विधि कहते हैं इसको। और इस विधि में एक उत्प्रेरक काम करता है जिसको कहते हैं आयरन। आयरन का यूज़ किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया को तेज करना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सूचक, अम्ल, क्षार, उदासीन। ये क्या चीज़ लिखा है, तो ये तीनों चीज़ें जो है सूचक के रूप में यूज़ की जाती हैं। अगर कोई पदार्थ हमें पता करना है ये अम्ल है या फिर क्षार है या फिर उदासीन है, अम्ल मतलब जो ये एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर नॉर्मल है, तो ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज पे जब अम्ल डाला जाएगा तो वो जो है गुलाबी हो जाएगा मिश्रण, और ये क्षार डाला जाएगा तो पीला हो जाएगा। अगर नारंगी रहता है तो मतलब नारंगी हो जाता है तो मतलब उदासीन है। लिटमस पेपर जो है अगर अम्ल डाला जाएगा तो लाल हो जाएगा, क्षार डाला जाएगा तो नीला हो जाएगा। ज़्यादा यही पूछा जाता है लिटमस पेपर, ये अम्ल में लाल हो जाता है, क्षार में नीला हो जाता है और उदासीन रहने पर बैगनी रहता है। फिर फिनाफ्थलीन जो है ये रंगहीन हो जाता है अम्ल में, और क्षार में जो है गुलाबी हो जाता है, और वैसे उदासीन रहने पर रंगहीन हो जाता है। फिनाफ्थलीन का ये चीज़ याद रखिएगा कि उदासीन में कैसा होता है, रंगहीन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो प्रीस्टले ने की थी। विट्रियोल ऑयल क्या होता है, तो H2SO4 को विट्रियोल ऑयल भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 12H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × 12H2O। जिप्सम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट, ये हाइड्रेटेड होता है। CaSO4 × 2H2O। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो बेकेलाइट और मेलामाइन इसका जो है एग्जाम्पल है। फिर थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके इनमें से थर्मोप्लास्टिक पूछा जाता है। एक आध थर्मोसेटिंग वाला दे दिया गया रहता है, तो इसको जब बीच में एक ऑप्शन ये आ गया, पूछा गया इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो यही उसमें रहता है बेकेलाइट या मेलामाइन। ये दोनों जो है थर्मोसेटिंग है, जिसको एक बार सेट किया गया तो दोबारा इसको रिप्लेस मतलब इसका आकार वगैरह चेंज नहीं किया जा सकता। इसका जो है चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ तत्व हैं, उनके रासायनिक नाम और सूत्र। तो जैसे धावन सोडा है, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 × 10H2O। फिर खाने का सोडे को ही बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। फिर कास्टिक सोडा जो है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। फिर ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCO-Cl2। फिर सुहागा जो है इसको बोरेक्स कहते हैं, रासायनिक नाम है। इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। तो ये जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया था। और वीडियो आपको पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए करिए कि आपको ये सीरीज़ वगैरह कैसी लग रही है, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, ये भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, वो चीज़ भी बता सकते हैं। इसके अलावा सभी नोट्स जो है सब्जेक्ट वाइज सब RO वाले ग्रुप में दिए जा चुके हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो पूरी डिटेल RO ग्रुप डिटेल जैसे करेंगे आपको पूरी डिटेल एक साथ भेज दी जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या मिलेगा, वो सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।